अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये देखेंगे कि एक मैनेजर कम रिसर्चर होने के क्या बेनिफिट्स हैं। लाइक इफ़ हम मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और हमें रिसर्च नो हाउ भी है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। बीइंग अ मैनेजर हम क्या करते हैं, हर लेवल का मैनेजर, मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है कि हर लेवल का मैनेजर किसी न किस्म की डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। सीनियर मैनेजमेंट है तो कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, स्ट्रैटेजिक लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, अगर मिडिल लेवल मैनेजर है तो ऑपरेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, और इवन अगर कोई फील्ड मैनेजर है या फर्स्ट लाइन मैनेजर है तो भी उसको सिचुएशनल लेवल पे सिचुएशनल टास्क को, डे टू डे टास्क को हैंडल करने के लिए और इन अ गुड मैनर हैंडल करने के लिए डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और डिसीजन मेकिंग कब अच्छी होती है, जब वो इन्फॉर्म्ड और बेस्ड ऑन सम नॉलेज और बेस्ड सम सॉलिड ग्राउंड्स होती है। रैशनल डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं। अब ये कब मुमकिन होगा, ऑब्वियसली पहले भी मैंने आपको बताया कि जब बीइंग अ मैनेजर हमें आइडिया होगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। अब हर वक्त बीइंग अ मैनेजर हम खुद रिसर्च नहीं कर सकते, और अगर हम खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हम दूसरों से रिसर्च करवाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस टाइप के रिसर्चर से क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करवाने के लिए रिसर्च करवाना है। सो बीइंग अ मैनेजर, we should know about the research to identify and effectively solve minor problems in the work settings. वन थिंग। सेकेंडली, हमें ये पता होनी चाहिए कि गुड और बैड रिसर्च कौन सी है। वो रिसर्च जो सिस्टमेटिकली की गई है, वो रिसर्च जो किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके की गई है, वो रिसर्च जो क्रिटिकल है, वो रिसर्च जो ट्रांसपेरेंट है, वो अच्छी रिसर्च है, या वो रिसर्च जो बेस्ड ऑन बायस्ड जजमेंट्स है, वो रिसर्च फाइंडिंग्स या वो सॉल्यूशंस जो बेस्ड ऑन इंट्यूशन हैं, वो अच्छे हैं। तो हमें अगर रिसर्च की नो हाउ होगी, देन वी वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्क्रिमिनेट गुड और बैड रिसर्चेज। सिमिलरली, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन कोई भी एक टास्क किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। देयर कैन बी मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस, मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर देयर इन अ सिचुएशन। स्टिमुलाइज डिफरेंट हो सकते हैं, और हमें उन सब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और करवाना ज़रूरत हो सकती है हमारी। इसी तरीके से हमें अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स के बारे में भी आइडेंटिफाई करवाना, उसके टोटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी रिसर्च करवाना या करना हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द reasons that why a manager should be a good researcher or should be having a good know-how about the research. यहाँ तक जो मैंने अभी आपसे बात की, it was an effort to establish or to develop your interest into the subject of research methods. अभी फ्यूचर में जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि हम किसी एक इशू पर, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक रिसर्च प्रॉब्लम पर या किसी एक रिसर्च क्वेश्चन पर एक छोटा सा रिसर्च टास्क परफॉर्म कर सकें। अच्छा, जहाँ पर ये ज़रूरी है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर को रिसर्च के बारे में नो हाउ होनी चाहिए ताकि वो खुद रिसर्च कर सके या दूसरों से करवा सके। वहीं ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर और रिसर्चर के दरमियान रिसर्चर या जिसको हम कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, जिसको हमने कंसल्ट किया टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच इज़ फेस बाय अस। तो उस सिचुएशन में मैनेजर और रिसर्चर के दरमियान रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैनेजर अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली नहीं बता पाएगा रिसर्चर को या उस कंसल्टेंट को, रिसर्चर और कंसल्टेंट का वर्ड हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, उस कंसल्टेंट को जिसे सलूशन फाइंड आउट करने के लिए खुद अपॉइंट किया है, अगर मैनेजर उसको कन्वे ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम फेस की गई है, तो उस ऑब्वियसली उस
प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करना और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना उस कंसल्टेंट के लिए मुश्किल होगा। सेकेंडली, अगर मैनेजर जो कन्वे कर रहा है, जो प्रॉब्लम बता रहा है, रिसर्चर के अंदर ये एबिलिटी ना हो कि वो उस मैनेजेरियल प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सके और फिर उसका सलूशन फाइंड आउट कर सके, तो भी ऑब्वियसली जो फाइनल सलूशन होगा या फाइनल आउटकम्स होंगे वो पॉजिटिव नहीं होंगे और उस उन सॉल्यूशंस को या उन फाइंडिंग्स को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में नहीं होगा। So it is required that manager and research consultant have a very good relation among each other. Or the roles and expectations of both parties are made explicit, यानी roles clear होने चाहिए मैनेजर अपनी प्रॉब्लम बताने में और जो रिसर्चर है वो उस प्रॉब्लम का सलूशन आइडेंटिफाई करने में कहाँ तक जा सकते हैं, किस हद तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, कितना उनको ओपननेस ओपन इन्वायरमेंट मिलेगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से रेलेवेंट फिलोसफीज एंड वैल्यू सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली स्टेटेड एंड कंस्ट्रेंट्स इफ़ एनी कम्युनिकेटेड। रिसर्चर जो कि कंसल्टेंट है, अगर वो एक्सटर्नल है तो उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि वो किस हद तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ जिनको कहते हैं कंपैटिटिव एडवांटेजेस होते हैं जिनको वो लीक आउट करना नहीं चाह रहे होते। सो वाइल वी आर अपॉइंटिंग सम एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, तो हमें उनकी लिमिट्स और उनकी कंस्ट्रेंट्स भी बतानी होती हैं और उसके साथ साथ हमें फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ़िलासफ़ी भी क्लैरिफाई करके उनको देनी होती है। अच्छा, यहाँ ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्चर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने पास एक R&D या एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग से डिपार्टमेंट डेवलप किया होता है और उस डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम रिसर्चेस कंडक्ट की जा रही होती हैं और उन रिसर्च फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में MIS में एज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एडअप किया जा रहा होता है और वो इन्फॉर्मेशन फिर डिसेमिनेट हो रही होती है टुवर्ड्स ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लाइक अगर मार्केट शेयर से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया है रिसर्च डिपार्टमेंट ने, R&D ने, तो वो मार्केट शेयर से रिलेटेड डाटा प्रोडक्शन यूनिट्स तक, मार्केटिंग फोरकास्ट यूनिट तक और एग्जेक्टिव लेवल या आपकी सेंट्रल मैनेजमेंट तक वो जा रहा हो, ताकि वो फर्दर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें कि कितना हमारा मार्केट शेयर है इस वक्त और कितना हम इसको एनहांस करना चाह रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ब्रांड एक्विजिशन से रिलेटेड डाटा है तो वो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कहाँ तक जाना चाहिए। अगर कोई कंपेटिटिव एनालिसिस है, कोई रिसर्च ऐसी की गई है रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें कंपेटिटर्स से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया गया है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना और उसको MIS का पार्ट बनाना और उसको उसके कंसर्न मैनेजर्स तक जिनको के डिसीजन मेकिंग में उस टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिसर्च डिपार्टमेंट है जो कि टाइम टू टाइम रिसर्चेस कर रहा है उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है उनका सलूशन फाइंड आउट करने के लिए, और उन इश्यूज़ पर भी जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो अभी फेस नहीं कर रही लेकिन पॉसिबली इन फ्यूचर इस किस्म के इश्यूज़ को फेस करना पड़ जाए। वो मार्केट रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो कंज्यूमर रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट इनोवेटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट इन क्रिएटिविटी रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं और वो इंटरनली HR रिलेटेड मैटर्स भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सेटिस्फेक्शन, देयर लॉयल्टी, देयर रिटेंशन, देयर ट्रेनिंग्स, देयर स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट, इन इससे रिलेटेड डिसीजंस भी हो सकते हैं जिनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो शायद अगले कुछ सालों में फ्यूचर में हमें चाहिए हो, तो जो इंटरनल रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो इंटरनल रिसर्चर्स काम कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम रिसर्चेस करते रहते हैं। और इसके अगर आप बरक्स बात करें या इसके अपोजिट बात करें तो दे आर सम एक्सटर्नल रिसर्चर्स। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टाइम टू टाइम डाटा कलेक्ट करती रहती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस को एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स
सपोर्ट सर्विस, रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। बाज़-औक़ात ये फुल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ले लेती हैं और फुली किसी एक टॉपिक पर या किसी एक इशू पर, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फुली रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को दे दिया जाता है और वो एक रिसर्च करके देते हैं। उन रिसर्चर्स को हम एक्सटर्नल रिसर्चर्स कहते हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि फुल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो आप किसी एक्सटर्नल को ना दें। आपने प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफ़ाई कर ली, प्रिलिमिनरी लेवल की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करनी थी वो आपने खुद कर ली और अब उस प्रिलिमिनरी लेवल की जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन की हुई है, उस पर आपको मार्केट से या कंज़्यूमर से बड़े लेवल का डाटा चाहिए जिसको कलेक्ट करने के लिए इंटरनली आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं है ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो आप सिर्फ इस काम के लिए भी एक्सटर्नल फर्म्स, एक्सटर्नल रिसर्च कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं और उनके थ्रू मार्केट डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए अदरवाइज़ बहुत कॉस्टली हो। आप उनके साथ ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग करेंगे और एक्सटर्नल कंसल्टेंट से किसी एक काम को रिसर्च तो एक फुल प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स आपने खुद कर लिए और कुछ एक्टिविटीज़ आपने एक्सटर्नल रिसर्चर से, एक्सटर्नल कंसल्टेंट से करवा ली। वो जैसे मैंने अभी कहा, वो डाटा कलेक्शन की टास्क भी हो सकती है, वो डाटा एनालिसिस की टास्क भी हो सकती है। पॉसिबली डाटा इज़ कलेक्टेड बाय योर ओन स्टाफ मेंबर्स, योर ओन इंटरनल रिसर्चर्स, लेकिन जिस टाइप के एम्पिरिकल एनालिसिस, जिस टाइप के स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और एनालिसिस वहाँ से चाहिए, उस डाटा से चाहिए, पॉसिबली वी डोंट हैव दैट मच स्किल्ड स्टाफ इन आवर रिसर्च डिपार्टमेंट, या हमने जो 2-4 रिसर्चर्स अपॉइंट किए हुए थे इंटरनली ऑन पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं है स्किल्ड इतने। तो हम क्या करेंगे कि हम उस टास्क को, यानी एनालिसिस वाली स्टेज पे हम एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए परमानेंट रिसर्च स्टाफ का होना और इंटरनल रिसर्चर्स का होना, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिमिलरली जो एक के एडवांटेजेस हैं तो वो दूसरे के डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। अगर मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट्स को डिस्कस करूँ, इंटरनली अगर रिसर्च स्टाफ है तो उसके होने से पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? एक चीज़, उनके लिए बहुत आसान होगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, ऑर्गेनाइजेशनल एम्बियंस को, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, एम्प्लॉईज़ बिहेवियर को, क्योंकि उनके कलीग्स हैं वो पहले से जानते हुए किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टर्नओवर बढ़ गया है, यानी एम्प्लॉईज़ छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं। एक तो फुली जॉब टर्नओवर है, या दूसरा बिहेवियर हो सकता है कि एम्प्लॉईज़ के अंदर एब्सेंटीज़्म बढ़ गया है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर इंटरनल रिसर्चर्स रिसर्च करें तो वो क्विक रिसर्च हो सकती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, और क्योंकि ऑलरेडी वो एक दूसरे को जानते थे, कोलीग्स थे और उनके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी शेयर होते रहते थे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन एम्बियंस को जानते हुए उनके लिए आसान था आइडेंटिफाई करना। जबकि यही काम अगर आप एक्सटर्नल रिसर्चर्स को अपॉइंट करके करेंगे, तो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करके करवाएंगे तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल एम्बियंस को, कल्चर को समझने में ही टाइम लग जाएगा। और जो जो काम इंटरनल रिसर्चर बहुत कुछ दिनों में कर सकते थे, पॉसिबली एक्सटर्नल रिसर्चर्स को उस काम को करने में, या उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करने में, या उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफ़ाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाए। इसी तरीके से अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो इंटरनल जो रिसर्चर्स हैं, इफ़ दे आर ऑन द पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और ऑब्वियसली दे आर गेटिंग सैलरी एंड दे आर नॉट पेड ऑन द प्रोजेक्ट बेस। लेकिन अगर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को अपॉइंट किया जाए और किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाए तो इट कैन बी टाइम टेकिंग थिंग। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बेनिफिट जो इंटरनल कंसल्टेंट्स का है वो ये है कि उनके लिए बड़ा ईज़ी होता है कम्युनिकेट करना। से अगर कोई एचआर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उनके लिए बड़ा ईज़ी होगा
कि वो अपने स्टाफ मेंबर्स से, अपने कोलीग से आसानी से बात कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिसर्चर्स के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फील्ड रिसर्च की, मार्केट रिसर्च की, कंपैटिटिव एनालिसिस की और कंपैटिटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फील्ड से लेके आने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे इंटरनल रिसर्चर्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी दे डू नॉट हैव वेरी मच एक्सपोजर इनटू द रिसर्च, जबकि जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हैं वो क्योंकि किसी एक फर्म के साथ काम नहीं कर रहे होते, वो बहुत सारी फर्म्स के साथ काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, और उनको मार्केट एक्सपोजर ज़्यादा होता है बहुत सारी फर्म्स के साथ काम करने की वजह से, या वैसे ही ओपनली मार्केट के अंदर काम करने की वजह से उनको कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में उनके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, और उनको कंज्यूमर इंसाइट्स कलेक्ट करने की टैक्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा पता होती हैं, वो ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली वो फील्ड रिसर्च के अंदर ज़्यादा माहिर हैं, और ज़्यादा अच्छी क्विक और बेस्ट सॉल्यूशंस जो हैं, अच्छी रिसर्च करके क्विक और बेस्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो उनसे हासिल किए जा सकते हैं। सो देयर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग इंटरनल रिसर्चर्स एज वेल एज external researchers. Hope you have identified, hope you have understood the concept. If anything not clear, please you may add the questions on the discussion forum or in our chat group. I would be answering, surely answering those questions. Thank you. Allah Hafiz.